अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नजम सेठी शो। मैं हूं उज़मा खान रूमी और मेरे साथ मौजूद नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सेठी साहब, अब तो अयाज सादिक साहब ने भी कह दिया है कि नवाज शरीफ जनवरी में वापस आ रहे हैं, यानी अगले साल पहले महीने वापस आ रहे हैं। पिछले 3 साल में हम देख रहे हैं कि हर 2-3 महीने के बाद जो है ना, ये ख़बर फैल जाती है कि नवाज़ शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, नवाज़ शरीफ साहब वापस आ रहे हैं। लेकिन अभी तक हम देख रहे हैं कि उनकी वापसी नवंबर में भी कहा जा रहा था, फिर दिसंबर में भी कहा जा रहा था। तो क्या इस बार जो है वो वाकई जनवरी में आने का फ़ैसला हो चुका है? और दूसरा ये कि कानूनी मामलात हल होने थे उनके आने से पहले, तो अभी तक तो हम उनमें कोई पेशरफ्त नहीं देख रहे। तो फिर क्या अगर जनवरी में उनकी वापसी मुमकिन है तो ये 1 आध महीने में 1.5 महीने में ये मामलात हल हो जाएंगे? देखिए, आपने 2-3 चीज़ें तो हमें पता चल गई हैं ना। एक तो इसाक डार साहब आ गए, प्रोटेक्टिव बेल ली, प्रोटेक्टिव बेल लेने के खिलाफ बाद अपने केसेस ख़त्म करवाए। अब अपनी जो प्रॉपर्टीज़ उनकी जो FPR ने सीज़ कर ली थी उनको भी अनफ्रीज़ करवा दिया। अब लेटेस्ट खबर ये है कि सुलेमान शहबाज, वो उन्होंने भी एप्लीकेशन देने का इरादा किया है कि हम उन्हें भी प्रोटेक्टिव बेल मिल जाए, वो भी वापस आना चाह रहे हैं। वो भी 3 साल से बाहर बैठे हुए हैं। तो इसका ये मतलब है कि कुछ रास्ते अब वो खुल रहे हैं। और यकीनी तौर पे अगर इलेक्शन की तरफ किसी स्टेज पे जाना है तो मैंने तो पहले भी ये कहा है कि उससे पहले कम से कम 4-5 महीने पहले नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएंगे। जाहिर है कि पार्टी लीड करनी है उन्होंने, तो आएंगे ही ना। तो 3 माह की तो कैंपेन होती है, उससे पहले आके अपने वो कोर्ट केसेस जो है वो ख़त्म करवाने हैं, जैसे मैंने कहा लेवल प्लेइंग फील्ड करवानी है। तो अब बातें शुरू हो गई हैं। खान साहब, इमरान खान लगे हुए हैं इलेक्शन कराने हैं। मैंने कहा था जून जुलाई में शायद इसका ऐलान हो जाए और कुछ मामला आगे बढ़े। तो इसका ये मतलब है कि फिर अगर मियाँ साहब ने आना है तो जनवरी में या फरवरी में आएंगे वो, इसमें तो कोई और शक नहीं है। मगर अगर खान साहब कामयाब नहीं होते और ये इलेक्शन चले जाते हैं आगे, और नहीं मानती हुकूमत कि जी नहीं हम तो अक्टूबर से पहले नहीं कराएंगे, तो फिर हो सकता है नवाज शरीफ साहब की वापसी जो है वो डिले हो जाए। तो ये सारा डिपेंड करता है कि कब ये फैसला होता है कि इलेक्शंस कब करवाने हैं। ठीक, तो नून लीग के लिए क्या बेहतर है कि आकर जनवरी में या फरवरी में एक लंबा अरसा जो है 7-8 महीने नवाज शरीफ की अपनी मौजूदगी में इलेक्शन मुहिम चलाएं, या फिर जो है वो इलेक्शन से चंद रोज़ पहले आ जाएंगे? नहीं, चंद रोज़ पहले आने की बात नहीं है ना। अभी तो मैंने कहा आपसे कि अपने केसेस ख़त्म करवाने हैं ना, लेवल प्लेइंग फील्ड करनी है। तो चंद रोज़ आने से पहले क्या होगा? आके केसेस ख़त्म होंगे ना, अदालतों में जाना पड़ेगा वकीलों के साथ वगैरह वगैरह, फिर पार्टी के लिए लोगों को मिलना होगा। आज की खबर ये भी है कि जी जो सीटें देनी है आगे, नॉमिनेशंस जो होनी है, वो मियाँ साहब खुद बैठ के फ़ैसला करेंगे कि उज़मा को देनी है, सेठी को देनी है, एंड सो ऑन। तो ये इसके लिए वक्त लगता है। और कैंपेन कोई आसान काम नहीं है कि 10 दिन पहले आके आप कैंपेन करें, ऐसे नहीं होता। अब बात यह है कि वो लीडर हैं पार्टी के, वोट उनका है, वोट और किसी का नहीं है। तो इसलिए उनका आना और वेल इन टाइम ज़रूरी है। तो कानूनी मामलात भी करने पड़ेंगे ना, उसके बगैर। देखिए, वो अभी हेड ऑफ़ द पार्टी भी नहीं है और पार्टी के और वो हिस्सा भी नहीं ले सकते। मैं आपको कह रहा हूँ कि उन्होंने अपना वो नाअहली जो है वो ख़त्म करवानी है, उसके बाद उन्होंने इलेक्शन लड़नी है, और अगर इलेक्शन जीतते हैं तो वो ख़ुद प्राइम मिनिस्टर बनना चाहेंगे। तो अगर ऐसी बात है तो फिर जाहिर है पहले आके तैयारी करनी पड़ेगी ना, पार्टी को तकड़ा करना पड़ेगा ना। पार्टी तो बड़ी इस वक्त मायूसी छाई हुई है पार्टी के अंदर, बिकॉज जिस किस्म की हुकूमत इक़दाम कर रही है, स्पेशली जो पॉलिसीज़ हैं, इकनॉमिक पॉलिसीज़। और फिर ये भी आपको पता ही है कि कुछ अरसे से मियाँ साहब कह रहे थे कि जो आप इकनॉमिक पॉलिसीज़ कर रही है ये हुकूमत, वो इत्तेफाक नहीं करते उससे। वो समझते हैं कि आवाम के ऊपर बहुत सख्त दबाव डाला जा रहा है, और इतनी भी कोई बात नहीं है। इसीलिए इसाक डार साहब को भेजा और मिफ्ता इस्माइल साहब को कहा कि स्टेप असाइड, बिकॉज वो समझ रहे थे कि मिफ्ता इस्माइल साहब बहुत जल्दी IMF के आगे घुटने टेक रहे हैं। कुछ आवाम का भी सोचना चाहिए। अब इसाक डार साहब आगे, अब पता चल रहा है कितना मुश्किल है ये, क्योंकि अभी तक IMF का प्रोग्राम जो है वो नहीं आया, जो अगली किर्गिस्तानी थी 1.1 बिलियन डॉलर्स की। और अब ये कहा जा रहा है कि ये शायद जनवरी फरवरी में ये जाके जो पैसे आए हैं। अभी तो डिसएग्रीमेंट शुरू हो गई हैं कि जी जो आपको फ्लड्स के लिए पैसे देने हैं उसका क्या होगा, आपने जो रेवेन्यू कलेक्शंस हैं उसकी शॉर्टफॉल हो रही है, इस किस्म की चीज़ें हो रही हैं। तो बहुत, और फिर ये कि जो पैसे बैरूनी मुल्कों से आने थे वो आए हैं कि नहीं आए, आपके रिजर्व्स का क्या लेवल है। तो अभी तो बातचीत चल रही है। और आपने देखा है इसाक डार साहब इस वक्त बड़ी
स्ट्रॉन्ग क्वेश्चनिंग उनको हो रही है कि आपने तो कहा था कि आप वहीं आएंगे और इतनी जल्दी डॉलर जो है 200 रुपये का हो जाएगा, और आपने कहा था ये ब्लीडिंग जो है मैं रोक लूँगा। उन्होंने बहुत मेहनत की है इसके ऊपर, मगर कुछ ऐसे हालात हैं जो कि जब तक IMF का प्रोग्राम के पैसे नहीं आते और उसके साथ दूसरे पैसे नहीं आते तो बड़ा मुश्किल है ये काम। तो ये ना, इसीलिए हुकूमत जो है वो नहीं चाहती फौरी तौर पे इलेक्शंस। अगर ये फौरी तौर पे इलेक्शन हो जाते हैं तो इमरान खान जीत जाएगा। इनको मौका चाहिए कि अगले बजट तक, जून तक तो ये रहें और उस बजट के अंदर कुछ ऐसे पॉलिसीज़ करें जिसके साथ आवाम की कोई रिलीफ हो। और इसीलिए आपने देखा इमरान खान ने भी ये कहा है कि बजट से पहले इलेक्शन किस तरफ जाना है और अगली हुकूमत आके बजट करे, इसीलिए वो मार्च की बात कर रहे हैं। अच्छा सेठी साहब, एक मुज़ाकरात के हवाले से इसहाक डार की और सदर साहब की जो है वो मुलाकात हुई है, तीसरी मुलाकात हुई है। इन मुज़ाकरात का एजेंडा क्या है? और जो मौलाना साहब हैं उनको हम देख रहे हैं कि वो तो उनके तो शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो कह रहे हैं कि इन्होंने हमें चोर डाकू कहा हुआ है और इन्होंने कहा था कि हम इन लोगों के साथ कभी नहीं बैठेंगे। तो अब क्या जो PDM के अंदर जो एक हम देख रहे हैं कि दो राय आ रही है, क्योंकि बाकी सब जमातें तो ये कह रही हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए और इमरान खान को टेबल पर आना चाहिए और उनको पॉजिटिव साइन दे रही हैं, लेकिन मौलाना साहब को क्या अग्री किया जा सकेगा? नहीं, देखिए उस्मा ऐसी बात नहीं है कि मौलाना साहब अग्री करें या ना करें। बेसिकली होता ही है, इस किस्म की PDM जो है इसके अंदर जरदारी साहब को बनाना होता है। ही इज़ द मेजर पार्टनर। तो मौलाना साहब के अपने इंटरेस्ट ज़रूर हैं और एक वो असूलन भी उनकी एक मौक़िफ़ होता है। मगर जब मियाँ साहब और नवाज शरीफ साहब एक तरफ और शहबाज शरीफ साहब और जरदारी साहब सारे एक ही सफ़े पे आ जाते हैं तो फिर मौलाना वहाँ अंदर कह देते हैं जी मेरा तो ख्याल है नहीं करना चाहिए। बहरहाल अगर आप समझते हैं आप ड्राइविंग सीट में हैं तो करना चाहें तो कर लें, मगर याद रखें 1 2 3 4 5, तो ऐसी बातें होती हैं। आई डोंट थिंक मौलाना का, देखिए ये नून लीग के अंदर भी तो बड़े लोग हैं ना जो कहते हैं मुज़ाकरात नहीं करने हैं। नवाज शरीफ साहब खुद कह रहे हैं कोई ज़रूरत नहीं मुज़ाकरात की। तो अगर मौलाना भी ये बात कह रहे हैं तो कोई समझ आ रही ना आपको। उधर जरदारी साहब हैं, और जरदारी साहब का हमेशा सियासी मौक़िफ़ ये रहा है उसमें कि दरवाज़े खुले होने चाहिए, कभी दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए। तो उनके दरवाजे हमेशा खुले हैं। कभी वो चौधरी शुजात के पास मिलने चले जाते हैं, कभी वो कहते हैं कि कोई बात नहीं मुज़ाकरात भी कर लेते हैं, कभी वो इस्टेब्लिशमेंट से कर रहे होते हैं, कभी इधर कभी उधर। तो वो असली सियासतदान है और वो हमेशा पॉलिटिक्स ऑफ नेगोशिएशन एंड कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ अभी भी ये जो सो कॉल्ड मुज़ाकरात हो रहे हैं, सबको पता है इस बात का कि सेकंड लेवल लीडरशिप कर रही है, ये टॉप लेवल लीडरशिप नहीं कर रही। आरिफ अलवी साहब जो थोड़ी बहुत नेगोशिएशन करवा रहे हैं उसमें टॉप लेवल लीडर्स नहीं हैं। तो इसलिए ये अभी इब्तदाई स्टेज, मेरा ख्याल है कि ये वक्त लगेगा। मगर अब क्योंकि इमरान खान साहब जिन्होंने कहते हैं ना काला पे है कि जी अभी करो नहीं तो फिर मैं डिज़ोल्व करने जा रहा हूँ, तो अब देखना ये है कि ये मुज़ाकरात की बातें होंगी, मगर क्या इमरान खान साहब अब क्या करेंगे? क्योंकि ये तो नहीं होगा उस्मा के इमरान खान साहब कहते हैं कि जी मुज़ाकरात करो नहीं तो मैं जा रहा हूँ, कहेंगे जाना तो जा, फिर देखिए तो जानना कि नहीं जानता। तो इसलिए अब वो स्टेज आई हुई है। ये मुज़ाकरात वाली बात जो है ना, ये उस स्टेज पे आएगी जब खान साहब ये फ़ैसला करेंगे कि अनकंडीशनल डायलॉग होगा और वो रातों रात उसके कोई फ़ैसले नहीं होंगे। उसके अंदर पार्लियामेंट में जाना पड़ेगा, बैठ के सही तरीके से ये काम करना पड़ेगा। धमकी के साथ काम नहीं चलेगा। अभी तक तो वो समझते हैं ना धमकियों के साथ काम चल रहा है। तो इसे अब देखना ये है कि खान साहब को कब समझ आती है इस बात की। सही। तो जो शाह महमूद कुरैशी हैं उन्होंने आज मीडिया से गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा है कि जो है चंद रोज़ में जो है वो फ़ैसला हो जाएगा, इमरान खान फ़ैसला कर देंगे असम्बलियाँ तहलील करने का। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि पंजाब में आज एक जो MP हैं उन्होंने एक हल्फ भी उठाया, वजारत का हल्फ उठाया, और वो PTI के रुकन है। तो और इमरान खान उससे लाइल्म है। तो ये क्या मामला हो रहा है कि एक तरफ तो असम्बलियाँ तहलील करने की बात हो रही है, तो दूसरी तरफ जो है वो वजारत का हल्फ उठाया जा रहा है? देखिए, ये तो हमने पहले भी डिस्कस किया है कि इस वक्त इमरान खान साहब तो कहते हैं कि मैं कर दूंगा, मगर मैं समझता हूँ कि मेजॉरिटी उनके जो लीडर्स हैं KP में भी और पंजाब में भी, दे आर नॉट रेडी। वो कहते हैं कि देखें अभी 6-7 महीने हैं तो वैसे ही निकल जाएगा। अगर हम छोड़ भी देते हैं अभी तो इसको करते 6 महीने तो निकल ही जाएंगे इलेक्शन यहाँ भी। तो इस वक्त तो हम हुकूमत में बैठे हुए हैं, पैसे हमारे पास, हमने ये पैसे खर्च करने हैं। हम ये सारा इतना बड़ा एडवांटेज है ये छोड़ के घर आ जाएं और उसके बाद पता चले कि रुकावटें क्रिएट हो गई हैं अदालतों में, इधर उधर, ना हम इधर के रहे ना हम उधर के रहे, तो इससे क्या होगा? तो इसलिए ये जो चौधरी परवेज़ राज ने अपनी तरफ से ये इशारा किया खान साहब को
कि ये देखें आपके लोग तैयार हैं और सिर्फ मुझे ये एक मिनिस्ट्री देनी पड़ती है और सब भागे आते हैं, लाइन लग जाती है। और वो उन्होंने करके दिखा दिया कि जी लो जी आपका बड़ा चहेता जो है उसको हमने मिनिस्ट्री ऑफ़र की और वो आ गया। तो ये चौधरी परवेज़ इलाही की तरफ से ये एक इशारा है खान साहब को। और दूसरा ये कि वो लोग जो नहीं चाहते कि इलेक्शन की तरफ जाया जाए, डिसॉल्व की जाए असेंबलीज, वो भी अपनी तरफ से इशारा कर रहे हैं कि भाई हम तो यहाँ मिनिस्ट्रियल लेने के फ़िक्र में हैं, शौक़ में हैं, हमने तो यहाँ डेवलपमेंट फंड्स लेने हैं, हमने अपनी कंस्टिट्यूंसीज में पैसे बांटने हैं, कुछ अपनी जेब में भी डालने हैं, इलेक्शन लड़नी है आगे जाके। तो ये जल्दबाजी ना करें। असद उमर ने भी यही कहा है ना कि असेंबली या तहलील करने से नुकसान होगा। तो उन्होंने कहा जी इसके फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी है, मगर फौरी तौर पे तो नुकसान नज़र आ रहा है ना, क्योंकि फ़ायदे लॉन्ग टर्म होते हैं ना, वो तो लीडर सोचता है। जो आम लोग हैं जिन्होंने इलेक्शन लड़नी है वो तो सोचते हैं कि यार पैसा होएगा तो इलेक्शन लड़ांगे, वो बात दी गल है जीती है या आ रही है तो फिर उसके बाद जाके असी की करना 5 साल। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त ये मामला तय नहीं हुआ। और इसीलिए आपने देखा कि जो PDM है उनकी तरफ से भी कोई अफरा तफरी आपको नज़र नहीं आ रही कि जी इनको रोका जाए। शुरू में उन्होंने ये कहा हर बार इस्तेमाल करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, याद है आपको जी। और उसके बाद क्या हुआ, एकदम ठुस हो गए। अब इनको भी कहा गया कोई ज़रूरत नहीं है कहने की कि आप कहते हैं इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, हम नहीं चाहते। ऐसे लगता है ऐसे कि आप कमज़ोर है, डरते हैं आपसे। और यही PTI का बयान ही है कि आप तो डरते हैं इलेक्शन से, हम जीत जाएंगे। उन्होंने वो बात ही करनी छोड़ दी है। अब वो आराम से लगे हुए हैं कि अच्छा जी, तो पहला तो ये है कि कैसे रोका जाए खान को। तो उसमें फिर वो जाहिर है उन्होंने तो KP में तो ख़ास काम नहीं हो सकता, पंजाब में ही काम होगा। और पंजाब में काम किस पे करना है, वो परवेज़ इलाही साहब है। और आसिफ जरदारी इस सिलसिले में मुतहरिक हो चुके हैं और चौधरी शुजात से मुलाकात भी कर चुके हैं। और अच्छा, मज़े की बात यह है कि वही फार्मूला दिया है जो आपने भी फार्मूला दिया था। वो पहले दिखा देते हैं कि 30 अगस्त का एक क्लिप है और फिर कुछ सितंबर के कुछ डेट्स के क्लिप्स हैं, वो दिखाते हैं। फिर सेठी साहब उन्हीं में से मैं आपसे सवाल कर लेती हूँ, दिखाएगा। परवेज़ इलाही साहब ही इंचार्ज हैं। जिस हद तक वो समझते हैं कि उनके मफाद में है वो इमरान खान की बात मानेंगे। जहाँ वो समझते हैं कि उनके मफाद में नहीं है वो बिल्कुल उनकी बात नहीं मानेंगे। अब इमरान खान साहब ने ये देखना है कि क्या अगर ऐसी सूरत हाल होती है कि परवेज़ इलाही साहब उनकी बात नहीं मानते तो खान साहब क्या करेंगे, कुछ सकते हैं। इस वक्त तो ये हुकूमत बैठी हुई है परवेज़ इलाही के ऊपर। परवेज़ इलाही के साथ 10 लोग 12 लोग हैं, ठीक है। वो एक PMLQ है, मगर उसके जो लीडर हैं वो तो शुजात हैं। इन दोनों के दरमियान अभी तक सेटलमेंट नहीं हुई क्योंकि किसने क्या करना है और क्या नहीं करना। आज अगर शुजात और परवेज़ इकट्ठे हो जाते हैं और फैसला ये करते हैं कि PTI को छोड़ के नून लीग के साथ कुछ अंडरस्टैंडिंग करनी है या PDM के साथ कुछ अंडरस्टैंडिंग करनी है, तो सिर्फ ऑल दे हैव टू डू इज़, ये जो लोग हैं ये फ्लोर क्रॉसिंग नहीं करेंगे। ये पूरी की पूरी पार्टी जो है कोalition ये छोड़ के दूसरी कोalition में चली जाएगी। अगर परवेज़ इलाही साहब चले जाते हैं बोरी बिस्तरा उठा के दूसरी तरफ, तो परवेज़ इलाही साहब ही चीफ मिनिस्टर रहेंगे और हमजा शरीफ और परवेज़ इलाही साहब जफिया पाएंगे। तो और अगर परवेज़ इलाही साहब तैयार नहीं होते तो 8-10 लोग उठ के उधर चले जाएंगे और फिर हमजा वापस आ जाएगा और परवेज़ साहब बाहर आ जाएंगे और मुनीस और परवेज़ बाहर आ जाएंगे। तो ये सब अब डेवलपमेंट्स चल रही हैं, बातचीत चल रही है। और या तो परवेज़ इलाही साहब बोरी बिस्तरा उठा के खुद चले जाएंगे या उनके लोग चले जाएंगे चौधरी शुजात के पास और फिर मसला हल हो जाएगा। सही। तो सेठी साहब क्या ये जो आपने फार्मूला दिया, जरदारी साहब का भी यही फार्मूला है, तो क्या ये फार्मूला वर्क करेगा पंजाब में? देखिए जरदारी साहब ने क्या फार्मूला दिया है, मेरा नहीं ख्याल अभी कोई फार्मूला दिया है। अभी वेरियस फार्मूले जो हैं वो डिस्कस किए जा रहे हैं। एक तो ये है कि चौधरी परवेज़ इलाही को समझाया जाए कि आप छोड़ दें, ये इधर हमारे साथ आ जाएं, जिसका मैंने जिक्र किया, और आपको बना देते हैं चीफ मिनिस्टर। वो ये पुराना फार्मूला जब परवेज़ इलाही साहब ने यू टर्न लिया था, आपको याद है जी। अप्रैल की बात है ना। तो मगर मेरा ख्याल है अब वो फार्मूला नहीं चलेगा। उसकी वजह यह है कि परवेज़ इलाही साहब और नवाज शरीफ साहब और रास्ते दूर हो गए। तो मियाँ साहब शायद ये बात नहीं मानेंगे कि अब वापस परवेज़ इलाही साहब को वो दावत दी जाए कि आप नून लीग के साथ मिलके या PDM के साथ मिलके पंजाब के अंदर हुकूमत बनाएं और आपको 10 नहीं 12 नहीं 20-25 सीटें दे दें। मेरा ख्याल है ये अब मियाँ साहब नहीं मानेंगे। अच्छा। तो ये तो फार्मूला आउट हो गया। दूसरा फार्मूला यही है कि जी अच्छा ठीक है, फिर आप भी ना चीफ मिनिस्टर बने और हमजा भी नहीं बनता, हम किसी और को बना देते हैं जो आपको भी एक्सेप्टेबल हो। इसका मतलब है आपके काम होते रहें, आप इंडिपेंडेंट ग्रुप रहें, आपके काम होते रहेंगे। हम वादा करते हैं इतने पैसे देंगे, इतना ये होगा, डेवलपमेंट में ये हो, और सीट एडजस्टमेंट्स भी हो जाएंगी।
मगर आपको चीफ मिनिस्टर नहीं हम बनाएंगे, और ना ही हम हमजा को बनाते हैं, बिकॉज वो कहेंगे लो फेर थे। तो कोई और ऐसा कैंडिडेट, और पीपल्स पार्टी वाले बड़े तेज़ हैं, वो कोई ना कोई अपना कैंडिडेट दे देंगे कि जी चलो ना इधर ना उधर था, सरदारी साहब फिर अपनी गेम भी खेलेंगे। तो हो सकता है कि न्यूट्रल कैंडिडेट ढूंढ लें जो परवेज़ इलाही साहब को भी मंजूर हो और नवाज शरीफ साहब को भी हो। एक ये फार्मूला है परवेज़ इलाही साहब को मनाने के लिए। कि तीसरा फार्मूला भी है, वो ये है कि जी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस किया जाए, उनको गिराने की कोशिश की जाए, जो कि इतनी आसानी के साथ कामयाब नहीं होगा जब तक सुप्रीम कोर्ट की पुरानी एक आध रूलिंग जो है वो रिवर्स ना हो, जो कि इस वक्त मैं पहले भी कह चुका हूँ कि वो अपील्स में है। मतलब ये है कि जी जो लोग वोट डालते हैं, फ्लो क्रॉसिंग करते हैं, वो डिस्क्वालीफाई तो हो जाएंगे मगर वोट उनका काउंट होगा। यही पहले अभी सिचुएशन ये है कि वोट भी काउंट नहीं होता, तो वो तो लोग बड़े तैयार हो जाएंगे, रुपया दो तो वोट ना भी वोट काउंट हो जाए तो असी बाहर आ जाने हैं, तो अगली सीट भी दे दो, 6 महीने बाद इलेक्शन होनी है, हम जाके थोड़ा रेस्ट करते हैं, अपनी कंस्टिट्यूंसी तैयारी करते हैं और अच्छा टिकट मिल जाएगा, पैसे भी मिल जाएंगे, वो लोग तैयार हो जाएंगे उसके लिए। मगर अभी वो रुकावट है कानूनी तौर पे, तो उसको चैलेंज में है, उसको प्रेशर आएगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर, रिव्यू करें। चौथा ऑप्शन ये है कि एक और ऑप्शन ये है कि अगर परवेज़ इलाही साहब नहीं मानते और ये भी अदालत में इसकी भी कोई रिलीफ नहीं मिलती, तो फिर एक और रिलीफ मांगेंगे, वो ये कि जी फिर चौधरी शुजात हेड ऑफ द पार्टी है, परवेज़ इलाही साहब पार्लियामेंट्री पार्टी है, तो पार्लियामेंट्री पार्टी की बात क्यों सुनी जाए, उसके हेड ऑफ द पार्टी की सुनी जाए। उसके अंदर इमरान खान साहब का भी एक केस है जिसमें इमरान खान साहब से की बात सुनी गई थी, ठीक है ना। तो इसलिए, और वो जब ये आर्ग्यूमेंट्स हो रहे थे सुप्रीम कोर्ट ने उसको गौर नहीं किया था। मेरा ख्याल है उस वक्त काफ़ी सिंपैथी थी इमरान खान के लिए। अब सिचुएशन थोड़ी तब्दील है, तो हो सकता है वहाँ भी रिलीफ मिल जाए। जो अगर वो रिलीफ मिलती है तो चौधरी शुजात फिर सिंपली ये कहेंगे जी मैं हेड ऑफ द पार्टी हूँ, मैं अपने पार्टी के 10 लोगों को कहता हूँ कि आप हट जाएं, आपने अलायंस करना है ना विद द PDM। फिर क्या होगा, फिर भी परवेज़ इलाही साहब फारग हो जाएंगे। तो अगर वो कामयाब हो जाती है वो अपील, तो यहाँ कुछ कानूनी हैं, कुछ सियासी तौर पे मूव्स हो रही हैं, मगर बेसिकली ये है कि परवेज़ इलाही साहब अभी डटे हुए हैं, ना वो हुकूमत डिज़ोल्व करना चाहते हैं, ना वो हुकूमत चौधरी शुजात के वाले या आसिफ ज़रदारी के वाले या नवाज शरीफ के वाले करना चाहते हैं। तो ये कशमकश चल रही है। अभी आप देखिएगा कि अभी होना कुछ भी नहीं है, हर रोज़ नई नई खबरें आएंगी, कोई इधर गया कोई उधर गया, ये हुआ वो हुआ। मगर मैं समझता हूँ कि अदालतों के साथ भी रब्ता किया जाएगा, वहाँ भी फास्ट ट्रैकिंग की जाएगी और आप देखेंगे मुलाकातें होंगी, इधर उधर होता रहेगा। ठीक, तो लेकिन हम देख रहे हैं कि हुकूमत भी नहीं छोड़ना चाह रहे परवेज़ इलाही साहब, जैसे आपने कहा, और ना इमरान खान साहब को छोड़ना चाह रहे, लेकिन वो चौधरी शुजात को भी नहीं छोड़ना चाह रहे, क्योंकि जो अभी इमरान खान पर हमला हुआ था, तो जब फौजी अफसरान को के नाम FIR में दर्ज करने का कहा था, तो चौधरी शुजात हुसैन ने कहा है कि मैंने ही परवेज़ इलाही को मना किया था। इस पर मैं बात करना चाहूँगी ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड। ब्रेक के बाद खुशामदीद। सेठी साहब, ना तो हुकूमत डिज़ोल्व करना चाह रहे हैं परवेज़ इलाही साहब, ना इमरान खान का साथ छोड़ना चाह रहे हैं, लेकिन वो चौधरी शुजात हुसैन की बात भी जो है उसको नहीं टाल रहे, क्योंकि जब इमरान खान पर हमला हुआ था और इमरान खान जो है वो अपनी मर्ज़ी के कुछ नाम ऐड करवाना चाह रहे थे FIR में, तो चौधरी शुजात हुसैन कहते हैं कि उन्होंने ही परवेज़ इलाही को कहा था कि फ़ौजी अफसरान के नाम उसमें ना ऐड किए जाएँ। तो सही है, बिल्कुल। तो तलक़ात तो दोनों के हैं और बात भी मान रहे हैं, बात भी होती है और रिश्ते भी हैं, उसको आपको पता बड़े पुराने रिश्ते हैं। अब सियासी तौर पे कुछ इख्तलाफात हैं और मेरा ख्याल है उसकी वजह यही है मुनीस इलाही की अपनी एम्बिशंस हैं, तो और चौधरी परवेज़ इलाही कुछ मजबूरी है उनकी। तो बहरहाल अब अगर चौधरी शुजात ने उनको ये हदायत दी थी और उन्होंने उनकी बात मानी थी, तो इसका ये मतलब है कि फिर बातचीत तो हो सकती है ना, वो जिन्होंने कुट्टी तो नहीं ना हुई तो इसलिए चौधरी साहब का बड़ा इम्पोर्टेंट है ये बयान। और आजकल जो ज़रदारी साहब के साथ बैठ के बातें हो रही हैं, मुझे यकीन है कि वो सारे ऑप्शंस देखे जा रहे हैं और साथ साथ परवेज़ इलाही के साथ भी राब्ते में होंगे। देखिए, वो ज़रूरी नहीं होता कि मीडिया के ज़रिए कोई राब्ते हों, ज़रूरी नहीं होता एक बंदा उठ के जाए दूसरे के पास। बड़े लोग होते हैं जो कि आते जाते हैं और पैगाम लेके आते जाते हैं, तो और फिर टेलीफोन व्हाट्सएप के ऊपर भी बातें होती हैं। तो ये तल्लक़ात रहेंगे सियासी तौर पे, और मेरा ख्याल है कोई ना कोई सलूशन परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात निकाल लेंगे।
ठीक, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि ये सियासी तौर पर जो सियासी कशमकश हमने देखी गुज़श्ता कुछ अरसे में, उसकी वजह से इन्होंने इस तरह से फैसला किया हो कि एक शख्स जो है वो उस पार्टी में चला जाएगा और एक शख्स जो है वो इस पार्टी का साथ देगा, ताकि जो भी सूरत हाल नेक्स्ट बने उसमें जो है वो अपना नहीं, मेरा ख्याल है हमें कोई कंस्पिरेसी थ्योरी की तरफ नहीं जाना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। देखिए, चौधरी शुजात जो है ना, उनके बड़े पुराने तल्लुकात हैं सियासत में लोगों के साथ, और उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो जो ज़ुबान दे देते हैं तो वो फिर टिकते हैं उसके ऊपर। इसीलिए हर जगह पे आपने देखा ये दोनों भाई कज़न्स हैं, ये दोनों साथ साथ हर जगह पे जाते थे, क्योंकि लोग परवेज़ इलाही को समझते थे बड़ा तेज़ है, चालाक है, मुनिस भी इनको इधर खींच लेता है उधर खींच लेता है, मगर अगर चौधरी शुजात ने कोई बात कर दी है तो बस फिर वो उसके टिके रहेंगे। तो इसीलिए हर जगह भी जब भी नेगोशिएशंस होती थी तो चौधरी शुजात जाते थे, और परवेज़ इलाही साहब बहुत उनकी इज़्ज़त करते हैं, बहुत इज़्ज़त करते हैं, उनकी बहुत बात भी मानते हैं। अब सूरत हाल ये हुई है कि चौधरी शुजात ने फ़ैसला यही किया था कि वो अब इमरान खान के साथ नहीं खड़े होंगे, और जब ये सारा कुछ हुआ तो चौधरी शुजात के घर में ये फ़ैसले हुए थे ना उस रात को जी, जहाँ फिर सारी बात हुई और चौधरी साहब ने मुबारकें दी, फिर परवेज़ इलाही साहब उठ के गए जरदारी साहब के घर में। अब चौधरी शुजात बड़े शर्मिंदा हैं कि देखिए यार, मेरे घर में ये हुआ, हाथ पे हाथ रखे, सब कुछ हुआ, दुआएं मांगी गई लंबी चौड़ी, ख्वाजा साद रफ़ीक ने लंबी चौड़ी दुआएं मांगी, पता नहीं कि 100 दफ़ा तो आमीन 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 ही होता रहा, वादे वईद हुए। अब वो चौधरी शुजात बड़े ट्रेडिशनल किस्म के आदमी हैं, तो वो ही फील्स कि आई मस्ट स्टिक टू माई पोजीशन। अब परवेज़ इलाही साहब एज़ यू नो उनको तो बड़ा शौक़ है अब शुजात साहब तो कभी चीफ मिनिस्टर बने नहीं हुए, आप पता नहीं आपको पता कि नहीं पता, 3 माह के लिए वो प्राइम मिनिस्टर भी बने थे जी, जनरल मुशर्रफ के दौर में, बिफोर शौकत अजीज़ बिकेम प्राइम मिनिस्टर। जमाली साहब गए और चौधरी शुजात आ गए 3 माह के लिए, उसके बाद फिर शौकत अजीज़ साहब आए थे, तो वो तो ऊपर से घूम आए हैं। अब उन्हें इधर से पंजाब साहब का क्या, ही इज़ द पावर बिहाइंड द थ्रोन जो होते हैं, द बिग स्टेट्समैन, द बिग पॉलिटिशियन, तो वो तो अब उनको नज़र आ रही है कि इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ नहीं जाना। और मैं आपको बता दूं आज जो सिचुएशन है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं कहने वाला हूँ आपको, वो इस्टेब्लिशमेंट जहाँ थी वहाँ जो डिविजन्स थी वो अपनी जगह, मगर ये जो करंट इस्टेब्लिशमेंट है, इनके 2 बड़े मेजर पॉइंट्स हैं जो कि हर सियासतदान को पता हैं या होने चाहिए, और ख़ुसूसन चौधरी परवेज़ इलाही को पता है और इमरान खान साहब को पता होने चाहिए। वो क्या है एक ये है कि भाई हम मदाखलत नहीं करना चाहते, हमें ना ड्रैग करें, हमारे पास मत आएँ पूछ के लिए। दूसरी बात ये है कि हमारी इस वक्त सारी की सारी तवज्जो जो है ना वो इकनॉमिक स्टेबलाइजेशन की तरफ है, जिसके लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए, और जो पार्टी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट करती है वो ज़ाहिर है हम उसे कोई पसंद नहीं करते, फेवरेट नहीं हो सकती, हमारी फेवरेट नहीं हो सकती, और हमें इस वक्त मईशत को बचाना है, और इसलिए इस हुकूमत को थोड़ी देर चलने दें ताकि ये संभाल ले। अभी अगर आप इलेक्शन मोड में चले जाते हैं तो अगले 6 महीने में तो अफरा तफरी हो जाएगी, पता ही नहीं चलेगा हो क्या रहा है, सारे भाग जाएंगे कि यहाँ तो फिर पागल हो गई पाकिस्तान, फिर इलेक्शन में जा रहे हैं, और ये इलेक्शन जो है ये फिर सेंसस भी होना है और बड़ा कुछ होना है, और इन्होंने फिर अदालतों में घूम रहे हैं, कोई कह रहा है पहले सेंसस कराओ, कोई कह रहा है ना कराओ, इसके साथ तो मैशत ही चलेगी, वैसे ही बैठी हुई है मैशत। और बाय द वे ये साग डार साहब जो प्रेसिडेंट अलवी को मिलने गए हैं, वहाँ वो यही कहने गए हैं कि देखिए इस वक्त इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है, पॉलिटिकल सर्टेनिटी ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप मेहरबानी करें हमारे साथ तावन करें, हम इलेक्शन की बात करते हैं आपके साथ, मगर ऐसी बातें ना करें जिसके साथ इकोनॉमिक डिस्टेबलाइजेशन हो रही है, IMF अभी आ नहीं रहा है और बड़े मसले बने हुए हैं, डिफ़ॉल्ट का ख़तरा है सारा कुछ। तो ये नेशन की इशू है, ये पाकिस्तान की जो इस वक्त क़यादत है फ़ौज की वो भी यही कहती है, नो पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन, आप लोग आपस में अपने मामले हल करें, तय करें, अगले साल इलेक्शन करा लें, हमें कोई इतराज़ नहीं, जब आप कराते हैं करा लें, मगर ये जो डिस्टेबलाइजेशन है इसको बंद करें। तो मेरा ख्याल है ये पैगाम चौधरी परवेज़ इलाही तक तो पहुँच गया है कि डिज़ोल्व की थी तो फिर असी यही समझेंगे कि फिर खुदा हाफिज़, अल्लाह मालिक है सारे दा, ठीक है ना, को ऐसी तो कह रहे हैं स्टेबल रखो, तुमने तो ये कर दिया, अब खान के खाते खुल गए हैं, वो फिर गड़बड़ करेगा। ये पैगाम कहा नहीं जाता, ये समझ आ जाती है कि यही, क्योंकि बड़े पुराने तल्लुकात हैं ना, सबको पता है वहाँ क्या सोच है, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि परवेज़ इलाही साहब डिज़ोल्व नहीं करेंगे,
और कोई ना कोई रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक, और इलेक्शंस के लिए तो जो है वो हल्का बंदियाँ होंगी पहले, अभी जैसे इलेक्शन कमीशन ने भी कह दिया है कि हल्का बंदियाँ करा के ही हम नए इंतखाबात पे जा सकते हैं, और साथ ही साथ उन्होंने ये क्लियर कर दिया कि हमारा कोई फेवरेट नहीं है, ना ही हम किसी के मुखालिफ हैं। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इमरान खान ने भी जो है वो उनको टारगेट करना इस वक्त बंद कर दिया। देखिए, इलेक्शन कमीशन ने की तरफ से 2-3 पैगाम आए हैं। एक तो ये कि जी हम EVMs के ख़िलाफ़ नहीं हैं, ठीक है, कि आप हम सिर्फ ये कहते थे कि सब स्टेक होल्डर्स को इत्तेफाक होना चाहिए इसके ऊपर। अगर नहीं इत्तेफाक होगा तो लड़ाई झगड़े होंगे, फिर बाद में वही रिगिंग होगी, ये हो गया वो हो गया, और स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड नहीं है। इमरान खान कहता हो, सारी अपोजिशन कहती है नहीं होनी चाहिए। तो जब तक आप लोग इत्तेफाक नहीं करेंगे तो हम कैसे EVM की तरफ जा सकते। पहली बात उनकी ये थी। दूसरी बात उन्होंने ये कही थी कि पैसे चाहिए। अभी तो EVM छोड़े, उसके ऊपर इतने अरबों रुपए लगने हैं, अभी तो हमें इलेक्शन के लिए पैसे चाहिए, वो भी पूरे नहीं मिल रहे हैं। तीसरी बात उन्होंने ये कही है कि पंजाब के अंदर लोकल बॉडीज़ इलेक्शन हम कराना चाह रहे हैं जो अप्रैल में जी। हम उससे पहले सेंसस कराना चाह रहे हैं, डिलिमिटेशन कराना चाह रहे हैं प्रोविंशियल असेंबली और लोकल बॉडीज़ के लिए। और आप अगर अभी चले जाते हैं, डिसॉल्व करते हैं, तो हमारे लिए तो मसले बन जाएंगे, फिर हम क्या करेंगे। ऊपर से वो ये कह रहे हैं कि आपने इलेक्शन जो लोकल बॉडी गवर्नमेंट के लॉज हैं वो आप हर 2 महीने के बाद तब्दील कर देते हैं। कह रहे हैं ये क्या बात हुई पंजाब में? हाँ, पंजाब की बात हो रही। तो उन्होंने कहा ये क्या बात हुई, आप अब जो फैसला हुआ है उस पर टिके रहे, उसके मुताबिक हम फिर डिलिमिटेशन करेंगे और अनाउंस करेंगे सारा। और वो भी स्टेबल नहीं हो रही बात, कभी इधर जाती है पंजाब गवर्नमेंट, कभी उधर जाती है। और फाइनली उन्होंने ये कहा कि जब आएगी बात नेशनल तो वहाँ तो और भी डिलिमिटेशंस करनी पड़ेंगी, सारे पाकिस्तान का मामला है, फिर और भी प्रोविंशियल चीज़ें होंगी, तो उसके लिए तो 7 महीने चाहिए, 6-7 महीने चाहिए। तो इधर 4 महीने चाहिए, उधर 7 महीने चाहिए। तो इलेक्शन कमीशन ने बता दिया है कि जी अगर आपने इलेक्शन करवाने हैं और सही तरीके से कराने हैं और नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल करने हैं तो फिर 6-7 महीने टिके रहो, हमें ये काम कर लेने दें, उसके बाद फिर आप कर लेंगे। तो ये बिल्कुल वही एजेंडा है जो कि इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट भी यही चाहती है कि ये 6-7 महीने ये सारा काम हो जाए, उतनी देर में हम बजट वगैरह ले आएँ, फिर हम इलेक्शन की तरफ जाएंगे। सही। तो हनीफ अब्बासी ने भी ये बात की है, उन्होंने कहा है कि जो है वो 6 महीने पहले जो है वो हमको कुछ महंगाई को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे और जो पेट्रोल की कीमतें हैं वो भी कम हो जाएंगी। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जो इलेक्शंस हैं वो 6 महीने डिले हो सकते हैं। मतलब ये बार बार हम ये इसकी बात क्यों सुन रहे हैं कि 6 महीने मजीद आगे भी जा सकते हैं, मतलब अक्टूबर की तो बात हो रही है। मुझे नहीं पता वो कैसे कह रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रही। ये नहीं हो सकते, ये एवं कह रहे हैं जी इलेक्शन डिले हो सकते हैं। वो ड्रामा फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा दें, ये कर दे वो कर दे, नहीं, जो कभी भी अदालतें नहीं मानेंगी, कोई भी नहीं मानेगा। ये बिल्कुल गलत बात है। कोई इलेक्शन किसी तरीके से डिले नहीं हो सकता। ठीक, अक्टूबर में हो जाएगा, राइट, उससे पहले हो सकते हैं, उससे पहले हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा सिटी साहब ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और हम बात करेंगे अरशद शरीफ कत्ल केस में क्या मजीद पेशरफ्त हो रही है, इस पर स्टे ट्यून्ड। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। सेठी साहब, आज सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स पर जो अरशद शरीफ कत्ल केस है उसमें FIR भी दर्ज हो चुकी हुई है और फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी गई है। तो और जो अरशद शरीफ की वालिदा का जो ख़त भी जो है वो लिखा गया है उनकी तरफ से, जो एक एप्लीकेशन दी गई है, उसमें बड़े उन्होंने इंकशाफात किए हैं और साथ ही साथ जो कुछ एक ब्रिगेडियर का नाम भी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में आ रहा है और फैसल वाउडा को भी नॉमिनेट किया गया है। उन्होंने कहा है कि उन्हें हमने कहा था, उन्होंने तो बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की थी और उन्होंने कहा था कि हमने शवाहिद जमा करा दिए हैं, लेकिन कोई शवाहिद नहीं जमा कराए गए। उन्हें 7 सवाल उनसे पूछे गए थे तहरीरी तौर पर, लेकिन उन्होंने जवाब ही नहीं दिया। तो ये यहाँ काफ़ी सारे इश्यूज़ खड़े हो गए हैं। अब कुछ इश्यूज़ हमने कल भी इस पर तबसरा किया था, आज सारा इकट्ठा कर देते हैं। एक तो ये कि जब ये सब कुछ हुआ तो इमरान खान साहब की तरफ से इल्ज़ाम था इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, नाम नहीं ले रहे थे मगर फिर धमकियाँ दे रहे थे कि ये इस्टेब्लिशमेंट ने कराया। उस वक़्त तो बहुत से फ़लसफ़े और थियोरियाँ चली, कुछ उनमें से अफवाहें थी, कुछ हकीकत निकली। कैसे वो पाकिस्तान से बाहर गए, दुबई में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसके बाद कीनिया कैसे पहुँचे, फिर वहाँ क्या हुआ। मगर अब बहुत सी बातें कुछ क्लियर हो गई और बहुत सी चीज़ें अभी तक क्लियर नहीं हुई। तो उस वक़्त फिर गवर्नमेंट ने अंडर प्रेशर, इमरान खान ने कहा था कि इंक्वायरी की जाए। गवर्नमेंट ने फिर एक इंक्वायरी कमेटी बनाई जो कि रिजेक्ट कर दी गई। उन्होंने कहा कि जी हम इसको तस्लीम नहीं करते, उसके अंदर कोई, और उसमें सिर्फ एक ISI के लोग भी थे, उनको निकाल दिया गया, फिर से उसको बनाया गया। FIA और मेरा ख्याल है पुलिस और IB थी। तो
फिर वो उन्होंने गवर्नमेंट ने काम तो वैसे करके उन्होंने भेज दिया उनको, उनकी अब फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट आ गई। उस वक्त शहबाज शरीफ साहब ने एक ख़त भी लिखा था सुप्रीम कोर्ट को कि जी आप कोई कमीशन बनाएं इंक्वायरी की। सुप्रीम कोर्ट ने घास नहीं डाला। उन्होंने कहा जी ये सिविल मैटर है, इसमें हम कहाँ से आएँ, तो इसलिए करें, हम कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी तो नहीं है। तो वो चुप करके बैठे रहे और कुछ नहीं किया। अब सूरत हाल ये है कि उसके बाद ये फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट आई है, मगर साथ साथ ये भी हुआ कि वो जो FIR नहीं कट रही थी, और जब नामालूम शख्स के ख़िलाफ़ फिर फाइनली काटी ऑन द ऑर्डर्स ऑफ द कोर्ट, अब अदालत ने जब फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट पढ़ी, अब वो कह रहे हैं कि जी आप इसमें उन लोगों के नाम भी शामिल करें जो कि 3 पुलिसमैन थे। अब जैसे लगता है ऐसे कि टारगेटेड किलिंग थी, क्योंकि फैक्ट फाइंडिंग में भी ये कह दिया कि एक्सीडेंट नहीं था। अगर एक्सीडेंट नहीं था तो टारगेटेड किलिंग थी, अगर टारगेटेड किलिंग थी तो वो पुलिस वाले या इंटेलिजेंस वाले केन्या वाले थे, उन्होंने किया। और उनके क्यों नहीं, उनके नाम क्यों नहीं है, उनकी टेस्टमनी क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं, उनके नहीं है, लेकिन वकार अहमद और खुर्रम उनके अहमद तो हैं उनके उसका, नाम मगर अदालत उनकी बात नहीं कर रही, अदालत कर रही है पुलिस वालों की। अच्छा, तो एक तो ये सारी बात, तो फिर उन्होंने कहा यार ये ठीक नहीं है। जस्ट एक जज साहब तो बहुत नाराज़ हुए हैं, जस्टिस एजाज मेरा ख्याल है, वो तो बड़े नाराज़ हुए हैं कि जी ये क्या आपने किस किस्म की रिपोर्ट दी है, ये नदवी साहब है। और दूसरे तो इसलिए अब उन्होंने कहा कि आप यहाँ FIR काटें और ये नाम डालें उनके अंदर फॉरेनर्स के, जिसके ऊपर IG ने कहा है या कोई पुलिस अफसर ने कहा है कि जी मुझे नहीं पता हम कर भी सकते हैं कि नहीं, बाहर के बाशिंदे हैं, मैं चेक करके देखता हूँ कि कर सकते हैं तो फिर हम डाल देंगे, नहीं कर सकते तो नहीं डालेंगे। इन एनी केस नाम डालें या ना डालें, उनको कौन लाएगा यहाँ और वो कैसे आएंगे, तो ये कार्रवाई ने कहीं जाना वाना कोई नहीं। मगर की क्यों जा रही है, सवाल ये क्यों की जा रही है, मेरा ख्याल है इसलिए की जा रही है कि 2 चीज़ें हैं। एक तो खान साहब की तरफ से अभी भी बड़ा प्रेशर है और मीडिया की तरफ से भी है, और अभी हाल ही में एक पूरी कैंपेन चलाई है सोशल मीडिया के ऊपर, जिसका बेसिस बनाया गया है उनकी वालदा का। उनका नाम है रिफत आरा, ठीक। इनकी तरफ से एक ख़त गया है चीफ जस्टिस साहब को, जो कि 6 दिसंबर को उन्होंने लिखा है। ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है। इसके अंदर उन्होंने अपने बेटे के बारे में हवाला देते हुए कहा कि जो बातें उनको पता है, वालदा साहिबा को या उनकी फैमिली को पता है, या वो इनडायरेक्टली उनको पता चली है या उनके बेटे ने उनको बताई थी, जिसके हवाला दिया गया, लंबे चौड़े 250 सफ़े का खत है। उससे बड़ी डिटेल में बात बताई गई है, जो कि जिसका लुब लबाब ये है कि उसको धमकियाँ आ रही थी इस्टेब्लिशमेंट के कुछ लोगों से, क्योंकि एक तरफ वो 15 साल से बड़े करीब रहे थे इस्टेब्लिशमेंट के, अब वो इस्टेब्लिशमेंट की तनकीद कर रहे थे, तो उनकी वालदा का ये कहना है कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से उनको धमकियाँ आ रही थी। तो इशारा वो यही कर रही हैं कि आप इनको चेक करें। तो 7 नाम भी दिए हैं उन्होंने, नाम भी दे दिए। अच्छा, अब बात ये है कि अब इसके बाद क्योंकि ये पब्लिक डॉक्यूमेंट हो जाता है तो जुडिशरी के ऊपर बड़ा प्रेशर आ जाता है, वही हुआ है। तो इसलिए अब वो एक्टिव हो गए हैं कि जी हम कुछ करेंगे। और तो मेरा ख्याल है ये एक्टिविटी यहाँ तक ही होगी। अब उन्होंने कहा एक नई JIT बने, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि इंडिपेंडेंट लोग होने चाहिए। मुझे नहीं समझ आती इंडिपेंडेंट लोग कहाँ से लाएंगे, क्या FIA इंडिपेंडेंट नहीं है तो फिर जो अगली JIT बन रही है उसके अंदर भी FIA है। अगर ISI इंडिपेंडेंट नहीं है तो जो JIT अब बनाने जा रहे हैं उसके अंदर भी ISI है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, और पुलिस। तो ये इंडिपेंडेंट लोग कहाँ से आएंगे? इसीलिए गवर्नमेंट ने ये, शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा था कि आप जजेस, आप बनाएं जजेस की पैनल, आप उसकी हेड करें, जज को बनाएं, फिर जो इसकी अहमियत भी होगी और आज़ादी का भी पता होगा, इंसाफ। आप वो तो कर नहीं रहे हैं, आपने फिर JIT बना दी और कहा जी ये बड़ी इंडिपेंडेंट है। तो क्या इंडिपेंडेंट है? ये दिखावे के लिए सब कुछ हो रहा है। अब क्या ये जो JIT बनी है ये कहाँ उठ के जाएगी? ये JIT जो है इस ख़त के अंदर जिस किस्म के इल्ज़ाम लगाए हैं, ये JIT जाके इन इल्ज़ाम को चेक करेगी सीनियर इस्टेब्लिशमेंट ऑफिशियल्स के ख़िलाफ़। तो ये ऐसे नहीं होता। मगर ये अब क्योंकि प्रेशर है तो दिखावा भी है, और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ करना तो है, अब तो वो करेंगे इस किस्म की बात। अब वो फिर अगली दफ़ा बुलाएंगे, जी आपने क्या पता किया, क्या नहीं हुआ, वो आपको बताएंगे। वो चलता रहेगा, होना कुछ नहीं। ठीक, निकलना कुछ नहीं है इसमें से। ठीक, बहुत शुक्रिया सेठी साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम से मुताल्लिक अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान की हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़ नाज़रीन।